हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नोम। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम इस वीडियो में प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, उनको कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड है, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास कि व्हाट इज डेटा, कि डेटा एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, डेटा जो है, डेटा का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरस फैक्ट्स हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, और उनको उन फैक्ट को कलेक्ट करना, उनका कलेक्शन डेटा है। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। हमने उनको गैदर किया, हमारे पास डेटा आ चुका है। हमने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, डेटा कलेक्ट हो चुका है। वही उस चीज को ही हम डेटा बोलते हैं। अब वो डेटा हमने क्यों कलेक्ट किया, कि डेटा को कलेक्शन करने का पर्पस क्या था। तो पर्पस है कि हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। ठीक है, टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी चाहिए कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ मेल, कितने नंबर ऑफ फीमेल, ओल्ड, यंग, टीनेजर्स, चिल्ड्रन, अडल्ट, ये सब बंदे कितने हैं, ये सब के पर्सन कितने हैं। तो इसके बारे में हमें बहुत सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब डेटा दो तरीके के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जो किसकी फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। और क्वालिटेटिव डेटा जो डिस्क्रिप्टिव होता है, क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव डेटा में हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऑनेस्टी की एग्जांपल मिल रही है, ऑनेस्टी के बारे में, यानी कि जो जनता है कितनी ऑनेस्ट है, इसका डेटा कलेक्ट किया। जनता को लिबर्टी कितनी है, फ्रीडम, राइट्स, या फॉर एग्जांपल जनता का कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है कि जनता जो है मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन, अडल्ट, ये सब चीजें पता करनी है। तो ये किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा में। लेकिन जब न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट, डेटा के सोर्सेज क्या क्या है, कहां से डेटा हमें मिलता है। तो उसके लिए दो सोर्सेज होते हैं, पहला प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्स क्या है, तो डेटा को जब भी हम उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करेंगे तो वो होता है प्राइमरी सोर्स। सोर्स ऑफ ओरिजिन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी डेटा की एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पॉपुलेशन का नंबर पता करना है तो आप क्या करोगे, सेंसस या सर्वे। अब डायरेक्टली सेंसस या सर्वे कंडक्ट करोगे, इस चीज को हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स, कि डायरेक्टली आपने जाकर पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, तो ये क्या होगा, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है, आपने पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना था कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, या आपने ये पता लगाना है कि उस एरिया के पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कितना है। तो आप एक काम करोगे, आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि सेकेंडरी सोर्स क्या होगा। तो सेकेंडरी सोर्स में एग्जांपल हमने क्या पकड़ी, एग्जांपल ये पकड़ी कि आपने एक रीजन है, इस रीजन का लिटरेसी रेट पता करना है। क्या पता करना है, लिटरेसी रेट पता करना है। अब इस लिटरेसी रेट को जानने के लिए आपको डायरेक्ट लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, अब बहुत सारे सोर्सेज पे जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, या गवर्नमेंट भी खुद सर्वे कंडक्ट करवाता है या सेंसस कंडक्ट करवाता है, किस चीज के रिलेटेड, इस चीज के रिलेटेड कि उस एरिया की, उस रीजन की जनसंख्या जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है या कितनी इलिटरेट है। तो ये होता है सेकेंडरी सोर्स, जब आप किसी दूसरे सोर्स को रेफर करते हो अपने इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एक चीज आपने ध्यान देनी है सेकेंडरी सोर्स में, वो ये ध्यान देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें, तो सेकेंडरी सोर्स में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सोर्स आपके ओरिजिनल पर्पस के लिए, आपका जो ओरिजिनल पर्पस है उस चीज के लिए गैदर नहीं किया गया था। मतलब
मैं जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूं, जैसे मेरे को पता लगाना था कि एक रीजन है उसका लिटरेसी रेट कितना है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ सोर्सेज को रेफर करूंगा, तो वो सोर्सेज एक्चुअल में लिटरेसी रेट को पता करने के लिए पब्लिश किए गए थे, ये जरूरी नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि जब सेकेंडरी सोर्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो सोर्सेज हैं, उसमें जो सोर्सेज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसी पर्पस के लिए पब्लिश किए गए हों जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप उन सोर्सेज को, उन पब्लिकेशंस को अपने पर्पस के लिए अलग तरीके से यूज करते हो। लेकिन प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि डेटा को उसी पर्पस के लिए गैदर किया जाता है जिस पर्पस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो हम प्राइमरी सोर्स से गैदर करते हैं, और सेकेंडरी डेटा क्या है, ऐसा डेटा जो कि हम कलेक्ट करते हैं किस चीज से, सेकेंडरी सोर्सेज से। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा जिसको हमने प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा वो डेटा जिसको हमने सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट किया। और यहां पे वो चीजें बताई जा रही है कि विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, यानी कि ये वो डेटा था, ये वो डेटा था जो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था, लेकिन आपने उसको अपने पर्पस के लिए यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा को और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज होता है। तो पहला मेथड है डीपीआई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा आईओआई, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या इसको हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आईएलएस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट आईक्यूएस, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर शेड्यूल्स। इसमें दो चीजें आएंगी, क्वेश्चनेयर में या शेड्यूल्स में दो चीजें आती है, एक आता है मेलिंग मेथड और दूसरा आता है एन्यूमरेटर्स मेथड। डिटेल में समझेंगे इसको। तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसा मेथड है जिससे हमने, कुछ ऐसे मोड्स हैं सॉरी, जिनसे हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट किया है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डीपीआई की। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो आप पर्सनली लोगों से जा जाकर डेटा को कलेक्ट करते हो, इसलिए इसको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरिट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। तो पहली विशेषता, पहला मेरिट क्या है, ओरिजिनलिटी। तो देखो, जब भी आप पर्सनली किसी पर्सन से कोई भी डेटा को कलेक्ट करोगे तो वो ओरिजिनल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात कि आपने डायरेक्टली जाकर खुद ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है तो आप अपनी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे डाउट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ओरिजिनलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट एक्यूरेसी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे डेटा को पर्सनली कलेक्ट और पर्सनली जो है पूछा जा रहा है लोगों से, इसलिए इसमें एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी हो सकती है, मतलब होती है ज्यादा। रिलायबिलिटी है, देखो कह रहे कि मेरिट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का वन ऑफ द मेथड क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहने का मतलब क्या, कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया आप उस पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वही चीज आ रही है कि जब आप पर्सनली किसी डेटा को कलेक्ट करोगे तो फिर उस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिसमें डाउट नहीं होता। तो ये तीनों ही हाँ तीन ही है, तो तीनों ही जो मेरिट है वो एक जैसे लग रहे हैं, ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। अगर डेटा ओरिजिनल है तो एक्यूरेट भी होगा, और अगर एक्यूरेट है तो आप रिलाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरिट हो गए। अब डीमेरिट क्या है, डीमेरिट भी होते हैं, हर चीज की अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, वैसा ही जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसकी कुछ डीमेरिट भी है। पहला डीमेरिट क्या है, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। अब पर्सनली जा जाकर आपने लोगों से डेटा को कलेक्ट करना था, तो इस वजह से हर बंदे को एक्सेस करना डिफिकल्ट है, इसलिए बड़े एरिया को, ऐसा बड़ा एरिया जहां पे आपने डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। किस तरीके से, डीपीआई के मेथड। अगर तो एरिया छोटा है, अगर तो नॉर्मल साइज है किसी एरिया का और वहां से आपने डेटा को कलेक्ट करना है पर्सनली जाकर, तो फिर आप इस मेथड पे रिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा एरिया है फिर डीपीआई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहला इसका डीमेरिट है कि बड़े एरिया को कवर करना डीपीआई में पॉसिबल नहीं है। दूसरा पर्सनल बायस। पर्सनल बायस कहने का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनल बायस का मतलब क्या हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए आदमी है और
ये एक पर्सन है और ये ए कम्युनिटी से बिलोंग करता है। देखो अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये पॉसिबल भी है, जरूरी है पॉसिबल ना भी, लेकिन चांसेस तो होते हैं ऐसा। तो मैंने एक पर्सन लिया जो कि क्या है, इन्वेस्टिगेटर है। क्या है, इन्वेस्टिगेटर। अब ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ए कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जब ये इन्वेस्टिगेशन पे गया, अब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जब ये इलाकों में जाएगा, जब ये अलग अलग जगहों को ट्रेवल करेगा, तो इसको ए कम्युनिटी, बी कम्युनिटी, सी, डी, ई, एफ, अलग अलग कम्युनिटीज के बंदे जो हैं, पर्सन जो हैं, वो मिलेंगे और उनसे डेटा को, इंफॉर्मेशन, उस डेटा को कलेक्ट करना है। अब यहां पे एक सिचुएशन ये भी आ सकती है डीपीआई में, वो ये कि जो इन्वेस्टिगेटर है, क्योंकि वो खुद भी ए कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है कि जब वो उस कम्युनिटी के बंदों के पास जाएगा ना, जिससे वो खुद ही बिलोंग करता है, तो उनके आंसर्स को, उनकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा रेलेवेंस देता है बजाय दूसरी कम्युनिटीज के आदमियों के मुकाबले। ठीक है, तो इसी वजह से इसका डिमेरिट ये भी माना जाता है कि यहां पे पर्सनल बायसनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर्सनल बायसनेस समझ आ गया। नेक्स्ट कॉस्टली है, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि नंबर ऑफ एरियाज को आपने ट्रेवल करना है तो टाइम तो लगेगा ही, और साथ ही साथ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम कॉस्टली मानते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, IOI। इसको हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं, सॉरी IPI, या इसी को हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, यहां पे हमने ये देखा कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली पर्सनली पर्संस के पास जा जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था। यानी कि अगर मेरे से इन्वेस्टिगेटर को इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो डीपीआई वाला जो मोड है, जो मेथड है, उसमें इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली मेरे से ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। लेकिन जो हमारे पास ये मेथड है IPI या IOI, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो डायरेक्टली मेरे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि वो मेरे को एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो मेरे किसी रिगार्डिंग पर्सन, यानी कि मेरे रिलेटिव, मेरा किसी फ्रेंड, उससे मेरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जहां पे डायरेक्ट जो इंफॉर्मेंट है उससे डेटा को कलेक्ट नहीं किया जा रहा, उसके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड या किसी रिश्तेदार या किसी और आदमी से डेटा को, या आस पड़ोस के बंदों से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट क्या है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। पहला तो वाइड कवरेज। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटर था, ये इन्वेस्टिगेटर किसी ए आदमी से मिला, ठीक है, अब इसी आदमी से इसका कोई जो फ्रेंड है, कोई एक फ्रेंड, फिर ये उसके किसी दूसरे फ्रेंड, फिर ये उसके किसी फ्रेंड नंबर तीसरा, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। हो सकता है कि इस ए कम्युनिटी के बंदे को, या ए आदमी जो है, ये जो ए आदमी है इन्वेस्टिगेटर, इस ए आदमी से इसके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताया, इन सब से भी, इन सब की भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो पहला तो ये इसका मेरिट हो जाता है, क्योंकि जब इसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो इससे बहुत सारे पर्संस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है, तो वाइड कवरेज हो गया। दूसरा क्या, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ज्यादा ट्रेवल किया जा ही नहीं रहा, तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें सेव हो रही है। फ्री फ्रॉम बायस। अब यहां पे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर जो था, इसका यहां पे बायस होने के चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल ये जो इन्वेस्टिगेटर, ये मेरे को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे को पसंद नहीं करेगा, लेकिन मेरे बारे में इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टली मुझसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर रहा, कि मेरे तक पहुंचा ही नहीं, तो मेरे लिए बायसनेस की कम हो सकती है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायसनेस कम होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर मेरे तक पहुंचा ही नहीं, पर्सनली मेरे से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ, तो मेरे बारे में वो बायस इंफॉर्मेशन नहीं छापेगा, क्योंकि वो किसी मेरे पर्सन या किसी मेरे रिलेटिव से इंफॉर्मेशन को ले रहा है। नेक्स्ट डीमेरिट बात कर लेते हैं। अब डीमेरिट क्या है, लेस एक्यूरेट। अब लेस एक्यूरेट क्यों, लेस एक्यूरेट इस वजह से क्योंकि आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव से डेटा को कलेक्ट किया गया है, तो हो सकता है कि वो रिलेटिव आपको पसंद ना करता हो,
तो वो आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो इस वजह से इसको हम एक्यूरेट कम मांग सकते हैं। दूसरा बायस्ड, अब हमने ये देखा कि इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायसनेस तो कम थी आईओआई में, लेकिन जो हमारा रिलेटिव है या जो रिगार्डिंग पर्सन था जिससे मेरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है, वो तो मेरे लिए बायस हो सकता है। हो सकता है कि वो मेरे बारे में जब गलत इंफॉर्मेशन दे तो कुछ ऐसी चीजें भी बता दे जो मेरे बारे में सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ड्रिंक नहीं करता, तो हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई रिश्तेदार जो उसको पसंद नहीं करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेटर को यह बताए कि हाँ भैया वो ड्रिंक करता है, तो उसके बारे में जो गलत चीजें हैं वो बता सकता है। तो इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, जो हमारा रिगार्डिंग पर्सन था, ठीक है, जो विटनेस था जिससे मेरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा था, विटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आईओआई में क्या है, बायसनेस है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आईओआई के मेथड में जो बायसनेस थी वो कम थी। नेक्स्ट है डाउटफुल कंक्लूजन, क्योंकि किसी और पर्सन से इंफॉर्मेशन ली जा रही थी तो कंक्लूजन ड्रॉ करने में थोड़ा सा डाउट आ सकता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, कुछ नंबर ऑफ पर्संस को हायर करेगा, लोकल सोर्सेज को हायर करेगा, कुछ लोकल पर्संस को हायर करेगा, और लोकल पर्संस को हायर करके अलग अलग जगहों पे भेजेगा और वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवाएगा। तो ये कुछ वैसा मेथड है। मेरिट क्या है, इकोनॉमिकल, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल लगता है। दूसरा वाइड कवरेज, क्योंकि न्यूमरस लोग जो थे, न्यूमरस जो लोकल सोर्सेज थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो लगे हुए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो एरिया जो है वो वाइड कवरेज होगा। नेक्स्ट, डीमेरिट क्या आते हैं, डीमेरिट है लेस ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी के भरोसे बैठा हुआ है कि मेरे को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके दे दो। तो वो जो पर्सन, वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो लीनियंट भी हो सकते हैं, वो लेजी भी हो सकते हैं, वो लथार्जिक भी हो सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इसलिए ओरिजिनलिटी होना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट लगे हुए हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग माइंड है, तो यूनिफॉर्मिटी भी कैसे होगी, क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। पर्सनल बायस, यहां पे भी वही सिस्टम होगा, क्योंकि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट है वो हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी के आदमियों के जो डेटास है उनको सही बताए और उनको लिख भी ले, और वहीं जो उसके अगेंस्ट कम्युनिटी हैं उन कम्युनिटीज के जो डेटास है उनको वो गलत बताए और वो लिखे ही ना। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल बायसनेस इसमें होती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, ये सारे के सारे जो मोड हैं ये प्राइमरी सोर्सेज की हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, ये जो क्वेश्चनर है ये आपके सिलेबस में अलग से दिया गया है, उसको हम डिटेल में भी समझेंगे बाद में। तो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल में होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये क्वेश्चनर है ये इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके एमसीक्यूज होते हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है क्वेश्चनर। लेकिन क्वेश्चनर कहां पे यूज होता है, जहां पे हमें कोई डेटा को कलेक्ट करना है, किसी डेटा को कलेक्ट करना है। ये डेटा क्या हो सकता है, ये डेटा हो सकता है किसी पॉपुलेशन का सेंसस, या ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मॉल में गए, ठीक है, और वहां पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा। अब इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो ओनर है वो ये चाहता है कि आप अपने रिव्यू दो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपके सजेशन बताइए, आप इस प्रोडक्ट को कितने मार्क्स देना चाहते हो, 1 से लेकर 10 तक आप कितने रेटिंग देना चाहते हो। तो क्वेश्चन कुछ वैसा होता है। अब ये जो क्वेश्चनर है ये दो तरीकों से हम तक पहुंचता है, एक मेलिंग मेथड, दूसरा एन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड क्या होता है, मेलिंग मेथड में क्या होगा कि जो पढ़ी लिखी जनसंख्या है उनको मेल किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन आपको एक क्वेश्चनर सेंड होगा। अब जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ये पता चला कि यहां की जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है, तो एक काम करते हैं डायरेक्टली इनके फोन पे या कंप्यूटर्स पे या पीसीज पे आप क्वेश्चनर सेंड कर दो, और वो आदमी जो है, वो पर्सन जो है, वो हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस प्रोडक्ट की उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं, मतलब अपनी राय दे सकते हैं। तो मेलिंग मेथड का मतलब क्या होगा कि जहां पे जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है तो डायरेक्टली उनको ऑनलाइन क्वेश्चनर सेंड किया जाता है। एन्यूमरेटर मेथड जनरली वहां पे यूज होता है जहां पे जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं होती है, थोड़ी इलिटरेट होती है, तो ऑनलाइन मोड उनके लिए समझना इजी नहीं होता, इसीलिए इन्वेस्टिगेटर एक एन्यूमरेटर हायर करेगा
और ये एन्यूमरेटर घर से ही क्वेश्चन बना के जाता है और उन क्वेश्चंस के आंसर जनता से, लोगों से एक्सेस करता है। मेलिंग मेथड मैं बता चुका हूं कि मेलिंग मेथड में क्या होगा कि जहां पे जनसंख्या पढ़ी लिखी है और जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करी जाएगी थ्रू मेल्स या थ्रू ऑनलाइन मेल्स। ओके, मेरिट क्या है मेलिंग मेथड के? सबसे पहले तो इकोनॉमिकल है। जो इन्वेस्टिगेटर है उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फोन पे सेंड हो गया। अब जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे इन्वेस्टिगेटर को। दूसरा ओरिजिनल है, क्योंकि जो पर्सन है उसी पर्सन से सवाल पूछे गए हैं जिसने वो प्रोडक्ट खरीदा था, तो वो बंदा जो है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अच्छी इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन देगा। वाइड कवरेज, घर पे बैठकर ही नंबर ऑफ लोगों को ऑनलाइन आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, डीमेरिट ऑफ मेलिंग मेथड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि देखो ना, अब ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल आप एक मॉल में जाते हो और वहां पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने सोप खरीदी। अब इस सोप के रिगार्डिंग जो ओनर है वो आपके रिव्यू जानना चाहता है और वो कहेगा कि मैं आपको एक मेल सेंड करूंगा, उसमें आपने अपना डिस्क्रिप्शन देना है इस सोप के रिलेटेड, और आप सजेशन भी बता सकते हो, अपनी एडवाइस भी दे सकते हो, आप अपने बता सकते हो सब चीजें इस सोप के रिलेटेड। अब आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप कहोगे कि यार अब मेरे को आंसर देने पड़ेंगे, अब सोप खरीद लिया, कहीं मैं झंझट में पढ़ूं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप ही कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार कौन ही भरेगा इसको, इतना फालतू टाइम है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चनर होता है, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उन 4 ऑप्शंस के अंदर ही आपको आंसर देने हैं। तो आपकी अपनी कोई अलग से राय हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जो आपने सोप खरीदा, तो क्वेश्चनर में ये है कि वो जो सोप है वो स्लो है, वो फास्ट है, वो इजी है, या वो हार्ड है। आपका ये मत था, आप ये बताना चाहते थे कि वो जो सोप है वो बहुत क्या है, लेजी है। क्या है, लेजी है। आपने कहावत सुनी होगी, आपने एक वो जो मीम बना था कि राहुल तेरा साबुन स्लो है क्या, तो कुछ वैसा ही नहीं है यहाँ पे कि अब साबुन के बारे में जो ओनर है वो ये जानना चाहता है कि हमारा साबुन स्लो है, फास्ट है, इजी है, हार्ड है, कुछ ऐसा। तो आपकी ये राय थी कि आप ये बताना चाहो कि आपका साबुन बहुत ज्यादा लेजी है, तो ये तो ऑप्शन था ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चनर होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड यूज। अब मेलिंग मेथड उन्हीं लोगों के लिए यूज हो सकता है जो पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेट हैं। इलिटरेट लोगों के लिए मेलिंग मेथड यूज नहीं होता, तो ये इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट बात करते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड। एन्यूमरेटर्स मेथड क्या था? एन्यूमरेटर मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक एन्यूमरेटर को हायर करेगा और उस एन्यूमरेटर को यह बताएगा कि आपने इस साबुन के रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल साबुन ही ले रहे थे, उसी की एग्जांपल आगे भी लेते हैं, तो वो जो साबुन है उसके रिलेटेड आपने घर से ही क्वेश्चन बना के जाने हैं और लोगों से पूछना है। तो लोगों से कैसे पूछेंगे आप? डायरेक्टली पर्सनली जा जाके। तो एन्यूमरेटर मेथड में क्या होगा कि जो क्वेश्चनर होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं उसी पर्पस ऑफ इंक्वायरी के रिलेटेड, और यहां पे जो क्वेश्चनर होगा वो ऑनलाइन सेंड नहीं होता है, वो ऑफलाइन लोगों को जाया जाएगा, लोगों के पास जाया जाएगा और उनसे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। ठीक है, एन्यूमरेटर वो पर्सन है जो कि इन्वेस्टिगेटर ने हायर किया था इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। मेरिट क्या है एन्यूमरेटर मेथड में? वाइड कवरेज है, क्योंकि आपने एन्यूमरेटर्स को हायर किया है, बहुत सारे एन्यूमरेटर्स होने वाले हैं और वो जा जाकर लोगों से, अलग अलग लोगों से उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। एक्यूरेट होगा क्योंकि पर्सनली जाकर आपने पूछना है। अब यहाँ पे वो जो लेजीनेस थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरे को कोई ऑनलाइन क्वेश्चन सेंड कर रहा है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मतलब कौन ही देगा उन सवालों का जवाब। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब उतना लेजीनेस यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि जो एन्यूमरेटर था वो मेरे पास खुद आया चलकर और मेरे से डेटा को कलेक्ट कर रहा, मैंने जल्दी जल्दी आंसर उसके दे दिए। पर्सनल कॉन्टेक्ट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट डीमेरिट, एक्सपेंसिव, टूर एंड ट्रैवल है, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसा पॉइंट ऑफ व्यू से। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, डीमेरिट ये है कि एन्यूमरेटर मिलने भी तो चाहिए। इन्वेस्टिगेटर एन्यूमरेटर्स पहले हायर करे, उनके पास स्किल है क्या, वो ऐसा क्वेश्चन बना भी सकते हैं, या ऐसे ही आपने किसी को भी लगा दिया? तो एन्यूमरेटर्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, तो वो भी एक डिमेरिट आ जाता है कि एन्यूमरेटर्स ही नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग, जा जाके लोगों से पूछा जा रहा है तो टाइम कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ
सेकेंडरी डेटा। तो वो कौन कौन सी मेथड है जिनसे हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं? तो उन मेथड को बोला जाता है, पहला सोर्स है पब्लिश सोर्स और दूसरा अनपब्लिश सोर्स। सबसे पहले पब्लिश सोर्स देख लेते हैं। पब्लिश सोर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार कुछ पब्लिकेशन जारी करती है, कुछ अलग अलग स्टैटिस्टिक्स जारी कर रही है, जैसे कि सर्वे ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का हो गया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स होगी, पॉपुलेशन पे स्टैटिस्टिक्स आते रहते हैं, तो वो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होगी। कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आ जाती हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में जैसे कि कुछ एसबीआई की रिपोर्ट्स होगी, रेलवे की रिपोर्ट्स होगी, तो ये चीजें। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग है, तो वो अपनी कुछ पब्लिकेशन जारी करता है, तो ये पब्लिश्ड सोर्सेज में आ जाते हैं। अनपब्लिश सोर्सेज में क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ ऐसी पब्लिकेशन जारी करती है जो अपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज करती है, वो लोगों के लिए वो पब्लिकेशन नहीं होती है। तो वैसे डेटा को भी हम, मतलब वैसे सोर्सेज को भी हम अनपब्लिश सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा में अनपब्लिश सोर्सेज के अंदर वो आ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे सोर्सेज, अनपब्लिश सोर्सेज बता रहा हूं, कुछ ऐसे सोर्सेज जो गवर्नमेंट अपने पर्सनल यूज के लिए जारी करती है, लोगों के लिए नहीं, मतलब लोगों को पब्लिश करने के लिए नहीं। ठीक है, उन डेटा को हम, उन सोर्सेज को हम अनपब्लिश सोर्सेज करते हैं। फॉर एग्जांपल एनएसएसओ, सीएसओ, हालांकि अब ये दोनों ही मर्ज हो चुके हैं और बन चुका है सीएनएस, क्या हो चुका है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एनएसएसओ और सीएसओ जो है वो मर्ज हो चुके हैं। कब हुए थे मर्ज? ये हुए थे 2019 में। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले एनएसएसओ की बात करते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अभी ये नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर आते थे। ठीक है, फंक्शन क्या था इनका? फंक्शन ये होता था कि सोशो इकोनॉमिक टॉपिक्स पे क्या करना? नेशन वाइड सर्वे को कंडक्ट कराना। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों पे। 2019 में एनएसएसओ जो था वो सीएसओ के साथ मर्ज होके एनएसओ बन चुका है। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंदर ये भी आता था, और ये स्टैटिस्टिकल एजेंसी होती थी। एस्टेब्लिश हुई थी 1951 में, डेटा आपके सामने है। मेन फंक्शन क्या था? मेन फंक्शन था स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को ओवरसीज करना, उनको मेंटेन करके रखना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। उसके बाद एनएसओ, आज की डेट में एनएसओ ही काम करता है। एनएसओ वही काम करता है जो पहले सीएसओ और एनएसएसओ किया करता था, और एनएसओ और सीएसओ जो थे वो 2019 में मर्ज होकर एनएसओ बन चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। होप कि आपको लेक्चर समझ आया। थैंक यू।